अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे जो हीट कैपेसिटी क्या होती है, उनके साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उनके बाद मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हीट का जो 10 लेक्चर है उनके अंदर और कुछ हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनकी भी हम लेक्चर के एंड के अंदर हम इनकी बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी क्या है। अगर किसी भी सबस्टेंस को अगर हम यहाँ पे हीट दें, ये सपोज करें कोई कंटेनर है जिनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है वो पड़े हुए हैं, अगर इनको हम हीट देते हैं, हीट देने से क्या होगा, इनका जो यूनिट जो है हम यहाँ पे कहेंगे यूनिट जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर की अगर चेंजिंग आए तो उन्हीं को हम नाम देंगे हीट कैपेसिटी है। तो इनको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट required to raise in temperature of substance per unit of temperature। किसी भी सबस्टेंस को हम हीट दें, हीट देने से क्या है, उनका जो यूनिट टेम्परेचर है, मींस हम यहाँ पे कहेंगे 1 केल्विन की या 1 जो है सेल्सियस की, 1 सेल्सियस की अगर चेंजिंग जो उनके अंदर आती है तो उनको हम नाम देंगे हीट कैपेसिटी है। यहाँ पे कोई कंटेनर हमने लिया, कंटेनर को जितनी हम यहाँ पे हीट ज्यादा देंगे तो उनसे क्या होगा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के अंदर चेंजिंग जो है उतनी ज्यादा आएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनकी साइन है, इनको यहाँ पे खत्म करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C है, डेल्टा T है, यहाँ पे ये लिखेंगे और डेल्टा T मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो डेल्टा Q अपान में डेल्टा T लिखते हैं इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ये लिखा है C है, C को हम यहाँ पे कहेंगे हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन हीट पर यूनिट जो है चेंज इन जो टेम्परेचर है, उनको हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, उनके बाद हम आते हैं कि यूनिट की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो हीट एंड एनर्जी है, तो इनका यूनिट जो हमें मिलेगा जूल है, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम यहाँ पे केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। तो जूल पर केल्विन है इनका यूनिट होगा, या हम यहाँ पे कह सकते हैं जूल पर केल्विन है, या हम कहेंगे जूल पर सेल्सियस जो है ये इनका टेम्परेचर हीट कैपेसिटी है, इनका जो यूनिट होगा। अच्छा, उनके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, हम कोई कंटेनर लेते हैं, इनके अंदर गैसेस के इनका मास जो है कम मिला हुआ है, इनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो मिले हुए। दूसरा हम कंटेनर लेते हैं, हम बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे दोनों को हीट अगर सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। हीट कैपेसिटी हमेशा जो है हम यहाँ पे कहेंगे हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस है उनकी नेचर पे डिपेंड कर रही है। और उनके अलावा हम यहाँ पे कहेंगे कि हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ सब्सटेंस है, किसी मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, उनके बाद हम जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उनको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उनके बारे में आते हैं। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी को भी आल्सो हम जो है C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of unit mass of substance per unit टेम्परेचर। किसी भी
सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं तो उनका मास जो है वो मास उनके अंदर जो है उनका यूनिट मास है। यूनिट मास मींस मास हमें केजी के अंदर मिला हुआ हो या ग्राम के अंदर मिला हुआ, और उनको अंदर जो चेंजिंग आए टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर की चेंजिंग जो है एक केल्विन की या एक सेल्सियस की चेंजिंग आए तो उनको हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई कंटेनर है, यहाँ पे ये हम छोटा सा कंटेनर लेते हैं, इनको हीट अगर देते हैं तो हीट देने से क्या होगा, इनके अंदर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो चेंजिंग 1 केल्विन है, 1 केल्विन की चेंजिंग आएगी। मगर अगर हम कोई बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, सो बड़ा सा कंटेनर लेने से क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे इनको भी हीट देते हैं तो यहाँ पे यूनिट केल्विन है, यूनिट केल्विन की चेंजिंग जो आएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनका मास जो है यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मास इनका कम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द मास एज वेल एज द नेचर ऑफ सब्सटेंस है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। ये सपोज करें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिली हुई है, तो डेल्टा क्यू है इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनको हम नाम देंगे, ये इक्वेशन नंबर जो है 2 है। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से हमें यहाँ पे मिलेगा m है, डेल्टा टी है, यहाँ पे ये लिखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, इनको हम खत्म करने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी है, m है, डेल्टा टी है, यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे c है, c को हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सो c को हम यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे ले आएंगे, डिवाइड है, तो c इज इक्वल टू चेंज इन हीट है अपॉन में मास है और चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये जो हमें फार्मूला मिला है ये हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इनका फार्मूला मिला हुआ। अब हम आते हैं कि यूनिट की बात करते हैं, तो इनका यूनिट जो हमें मिलेगा वो यहाँ पे हम कहेंगे, कह सकते हैं कि इनका यूनिट जो हमें जूल मिलेगा, इनका यूनिट जो हमें केजी मिलेगा, और यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम केल्विन के अंदर मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनका जो यूनिट मिलेगा जूल पर केजी है, पर केल्विन के, या हम पर सेल्सियस भी कह सकते हैं, ये हमें इनका यूनिट मिल जाएगा। अच्छा, सो उनके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनके दरमियान रिलेशनशिप कौन सा है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था, डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m है, c है, डेल्टा t है, यहाँ पे ये हमने लिखा है। अच्छा, डेल्टा t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डेल्टा t को हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो डेल्टा q है अपॉन में डेल्टा जो है t लिखेंगे इज इक्वल टू m है, और यहाँ पे ये c लिखते हैं। c छोटा वाला जो c है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम लिखते हैं। अच्छा, हमने अभी जो पढ़ा था चेंज इन हीट पर यूनिट जो है, जो हम यहाँ पे टेम्परेचर है, ये पूरा का पूरा टर्म जो हमें मिला था किसके इक्वल था, हीट कैपेसिटी के इक्वल है। सो हीट कैपेसिटी को हम C कैपिटल से लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे m और C है। so, यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहा है तो m को यहाँ पे ले जाएंगे, तो C अपॉन में लिखेंगे m है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये जो मिला हुआ हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ठीक है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इनको हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये जो था इन के दरमियान जो रिलेशनशिप था उनके बारे में। अच्छा, उनके बाद जो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, सो उनको हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या हम यहाँ जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी है, ये क्या होती है, इनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सो इनके बारे में, इनको भी हम यहाँ पे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर जो कुछ गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मिले हुए हैं, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सब्सटेंस है, कोई भी जो गैसेस के सब्सटेंस, तो इनकी हमने कितने नंबर ऑफ मोल लिए हैं, और उनके अलावा हम इनको कितना जो हीट दे रहे हैं, तो कितनी हीट देने से क्या होगा, इनके टेम्परेचर है, यूनिट केल्विन की जो चेंजिंग कितने की आ रही है, तो उसी को हम नाम देंगे
जो मोलर हीट कैपेसिटी है। तो इनकी पहले हम डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो इनको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of substance in mole per unit temperature। तो हमने कितना अमाउंट जो हमने गैसेस का लिया है, उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और उनके अलावा हमने कितनी हीट जो दी है, और उनके अलावा टेम्परेचर के अंदर चेंजिंग जो कितनी आई है, तो उन्हीं को हम नाम देंगे मोलर हीट कैपेसिटी है। सो मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हम जितनी ज्यादा हीट देंगे तो उतना ही टेम्परेचर के अंदर चेंजिंग आएगी। इनको हम मैथमेटिकल वे में हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। और यहाँ पे हम जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लेंगे तो उतना ही हमें हीट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो n जो हम यहाँ पे लिखते हैं, n को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है। सो n को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है, इन्हीं को हम पढ़ के आए हैं कि मास अपॉन में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जो होता है उनके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस जो मिल जाएंगे। सपोज करें ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू है इज इक्वल टू n है, प्रोपोर्शनल टू n है, डेल्टा t है। यहाँ पे हमने लिखा प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन है इनको खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट जो यूज करेंगे तो c है, n है, डेल्टा t है, यहाँ पे ये लिखेंगे। c जो यहाँ पे मिला हुआ है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिनको हम कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी है। ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो डेल्टा क्यू है अपान में हम लिखेंगे n है और डेल्टा t लिखेंगे इज इक्वल टू c लिखेंगे। अच्छा, इन फार्मूला से हम यहाँ पे इनका यूनिट जो है वो ड्राइव करेंगे। तो हीट है, हीट को अगर हम मेजर करते हैं जूल के अंदर, नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे ये मोल लिखेंगे, और क्या टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम यहाँ पे केल्विन के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी है, इनका जो हमें यूनिट मिलेगा वो जूल पर मोल पर केल्विन है, जूल पर मोल है पर केल्विन है। ये जो हमें मोलर हीट कैपेसिटी है उनका हमें यूनिट मिलेगा। अच्छा, उनके बाद हम आते हैं कुछ इनसे रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ एमसीक्यूज है उनकी हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट डिग्री इज कॉल्ड डैश है। तो फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमें यहाँ पे कहा गया है कि हम किसी भी बॉडी को अगर हीट दें तो उनका टेम्परेचर है यूनिट डिग्री टेम्परेचर वो बढ़े तो उन्हीं को हम क्या नाम देंगे। तो आप अगर नोट करेंगे तो इनके अंदर कोई भी हमें ना ही कोई मास की बात की गई है, ना ही हमें नंबर ऑफ मोल की बात की गई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे करेक्ट ऑप्शन जो हमें मिलेगा वो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो होगा, हीट कैपेसिटी है वो मिलेगा। अच्छा, उनके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर हमें कहा गया है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास है, यूनिट मास ऑफ अ सबस्टेंस बाय यूनिट डिग्री इज कॉल्ड डैश है। अगर किसी भी सबस्टेंस का जो मास हमें मिला हुआ है उन्हीं को अगर हम हीट देते हैं, हीट देने के दरमियान जो उनके यूनिट डिग्री जो टेम्परेचर है वो उनका बढ़े तो उनको हम क्या कहेंगे। तो हम अभी हम पढ़ के आए हैं जब मास मिला हुआ है तो उन्हीं को हम यहाँ पे नाम देंगे, इस पे भी हीट कैपेसिटी है तो इस पे भी हीट कैपेसिटी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिलेगा। अच्छा, उनके बाद जो थर्ड एमसीक्यूज है उनके अंदर हमें कहा गया है कि थर्मल कैपेसिटी इज सेम एज दैट है। थर्मल कैपेसिटी जो है उनको हम यहाँ पे और क्या हम नाम देंगे, तो हम यहाँ पे इस पे भी हीट है कैपेसिटी है वो कहेंगे या हीट कैपेसिटी कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा इनका मिलेगा वो हम थर्मल हीट कैपेसिटी है या थर्मल कैपेसिटी है, उनको हम यहाँ पे दूसरा नाम देंगे हीट कैपेसिटी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे ये मिलेगा। अच्छा, उनके बाद कुछ और डीबी एमसीक्यू है। सो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस और मटेरियल पर यूनिट डैश है। तो अभी हमने जो यहाँ पे पढ़ा था कि हमने अभी फार्मूला जो पढ़ा था कि डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी है,
एम है, डेल्टा टी है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो डेल्टा क्यू है, अपार में लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी और एम लिखेंगे, और ये हमें पूरा टर्म हमें पता है कि हीट कैपेसिटी के इक्वल है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, एम यहाँ पे हम ले जाएंगे इज इक्वल टू सी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास है, तो यहाँ पे हम कहेंगे पर यूनिट मास है, करेक्ट ऑप्शन जो हमें ये बी इनका मिल जाएगा। उनके बाद हम आते हैं और हमारे पास एमसीक्यू है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है किसका कैरेक्टर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे गिवन सैंपल है, गिवन सैंपल, उनके बाद है होल मटेरियल है, उनके बाद बोथ ए एंड बी है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका करेक्ट ऑप्शन जो मिलेगा वो होल मटेरियल है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो पूरे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है या उन पूरे मटेरियल का कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा आज हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उनके बारे में। तो इसी तरीके से हमें जो सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर जो था उनको हीट है, उनका हाफ पोर्शन हमने जो है वो पढ़ लिया। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरी 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 इंटरेस्टिंग है टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स है, जो पोर्शन का चैप्टर का जो हाफ पोर्शन है जो थर्मोडायनामिक्स के बारे में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, कार्नो इंजन है, इनके बारे में हम